नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार रात अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है कर्नाटक की। उम्मीद थी कि लिस्ट के आते ही पार्टी खुद को और मजबूत स्थिति में पाएगी, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। दरअसल पहली लिस्ट में राज्य की कुल 224 सीटों में से 189 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। पुराने नेताओं पर दाव लगाने के बजाय नए चेहरों को तवज्जो दी गई, लेकिन प्रत्याशियों का नाम आते ही नाराजगी भी टूट पड़ी। टिकट की घोषणा के साथ ही बगावत तेज हो गई। बीजेपी ने जिन विधायकों के टिकट काटे उनके समर्थक नाराज हो गए, विरोध जताने लगे। इन सब के बीच खबर आई कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने लिस्ट में अपना नाम ही नहीं मिलने के बाद बुधवार को तुरंत पार्टी ही छोड़ दिया, जिसे लेकर अन्य पार्टियां खूब मजे ले रही है। बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सबका हाल एक जैसा नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस को भी एक और झटका लगा है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कगोडू थिम्मप्पा की बेटी ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी पार्टी को ही लगा है, क्योंकि लिस्ट के बाद से बगावती सुर तेज हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी दक्षिण के इकलौते दुर्ग को कैसे भी बचाए रखना चाहती है। इन सब पर बात करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही लिस्ट आई उसके ठीक पहले आपने देखा कि ईश्वरप्पा जो हैं वो लगातार पार्टी से संपर्क साध रहे थे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव से विधानसभा चुनाव से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन संन्यास की बात तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि बगावती सुर है और ईश्वरप्पा के संन्यास लेने के बाद से, हालांकि उन्होंने नाराजगी अभी तक बीजेपी के लिए जताई नहीं है, लेकिन उनके सपोर्ट में जितने विधायक हैं उनके इस्तीफे आने शुरू हो गए। तो कैसा रहेगा इस बार कर्नाटक का विधानसभा चुनाव और जिन सिटिंग एमएलएज के टिकट काटे गए हैं कैसा है उनका हाल, और साथ ही क्यों काटे गए हैं उन सिटिंग एमएलएज के टिकट, वो भी हम जानेंगे। क्या सोचकर 189 लोगों के टिकट जारी किए गए हैं, समीकरण बीजेपी इस वक्त कर्नाटक के लिए क्या बना रही है, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटा सा रिपोर्ट ताकि आप समझ पाएं कर्नाटक की राजनीति में क्या होता है। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर तो हुई, लेकिन आखिरकार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल ही दिए। कई दिनों की मैराथन मंथन के बाद पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि पहले लिस्ट आते ही कहीं खुशी तो कहीं पर गम भी देखा गया, कहीं पर विवाद भी खड़ा हो गया और विरोध के सुर भी उठने लगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 52 नए चेहरे हैं, जबकि करीब 10 एमएलए का टिकट भी काट दिया गया। लिस्ट में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। पहली लिस्ट में ओबीसी से 32, अनुसूचित जाति से 30 और 16 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। लेकिन जिन एमएलए का टिकट काटा गया वे पार्टी से नाराज हो गए और विरोध जताने लगे, तो वहीं जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है वे खुश भी दिखाई दे रहे हैं। अनुभवी जो अपने सीनियर लीडरशिप है, जो अपने बहुत साल से पार्टी में काम किए हैं, 7 बार 8 बार जिन्होंने पार्टी में एंड इलेक्शंस में काम किए हैं, ऐसे वरिष्ठ लीडरशिप युवाओं के लिए मौका देने के लिए, युवाओं को जगह देने के लिए स्वयं प्रेरणा से उन्होंने दूसरों के लिए मौका देने के लिए त्याग किया है। दे हैव मेड स्पेस फॉर न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और इसमें कई सारे ऐसे युवा हैं जो 8 साल 10 साल से युवा मोर्चा में काम किए हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं और ज़मीन पे 5, 6, 8 साल से लगातार काम किए हैं। ऐसे कई सारे युवाओं को भी पार्टी मौका दिया है कंटेस्ट करने के लिए। हाँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिटेल डिस्कशन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला लिस्ट रिलीज़ किया है। मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया है, 6th टाइम कंटेस्ट करने के लिए मौका दिया है। मैं पार्टी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ 189 लिस्ट में मुझे लगता है पहला लिस्ट में हम कितना मेजॉरिटी चाहिए उतना मेजॉरिटी मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
और 35 लोगों को बचा है, वो उसमें भी लगभग 15-20 लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी में अब सिर्फ 24 नामों का ऐलान बाकी है, लेकिन 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के आते ही पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। इस लिस्ट में शिरगुप्पा से रामप्पा लमानी, पुतूर से संजीव मठंदूर, उडुपी से रघुपति भट्ट, रामदुर्गा से महादेवप्पा, शिराहिदी से रमन्ना लमानी, बेलागुम नॉर्थ से अनिल पेनके, सुलिया से एसंकर, कप्पू से लालाजी मेडन सहित कई विधायकों के टिकट काट दिए गए। टिकट काटने के बाद बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादवावत के समर्थकों ने जमकर विरोध किया है। So many people, aspirants, others, today morning, yesterday night, they telephoned me. Some dissatisfaction and other things is going on in all elections. Whenever list will be announced, something is there in all the constituency. So I think it will be shortened. बीजेपी की लिस्ट को लेकर मचे घमासान के बीच विरोधी दल भी एक्टिव हो गए। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी में टिकट को लेकर हो रही खींचतान पर निशाना साधा है। ये डरते हैं लोग। अभी इस समय में 40% सरकार है, पूरा कर्नाटक में बीजेपी को हुकाड़ के फेंकने का जनता तय कर चुका है। तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार जी और सिद्धरामैया जी को कैसा ही रुका दे, ज्यादा कैंपेन ना जाए, उनके क्षेत्र में बिजी करने के लिए कास्ट कॉम्बिनेशन या वकलीगा को दिया है, वहाँ लिंगायत को दिया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये लोग सोच रहे हैं, इनका गलत सोच है। परसों तक चुनाव लड़ने के लिए भाषण कर रहा था, बोल रहा था कौन है आयुनूर मंजुनाथ, आने तो देख लूंगा मैदान में। लेकिन आज चिट्ठी इसलिए लिखा कि उनको मालूम पड़ा कि बीजेपी वाले हाईकमान उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। जब उनको लगा कि टिकट नहीं दे रहे हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कि इलेक्टरल पॉलिटिक्स से उन्होंने विड्रॉ किया अपने आप को, और इतना जल्दी हार मान लिया, हथियार डाल दिया उसने। तो इसका मतलब है कि बीजेपी हाईकमांड ने उसको टिकट मना कर दिया, इसलिए उसने इस तरह। बीजेपी की 189 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं शामिल है, तो वहीं सिर्फ 8 महिला उम्मीदवारों के टिकट भी काटे गए। लेकिन जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला वे पार्टी से नाराज हैं। अब चुनाव के समय में विधायकों की नाराजगी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसका फायदा विपक्षी दलों को मिल सकता है। ऐसे में अब बीजेपी अपनी अगली लिस्ट में किसे मौका देगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बीजेपी के खिलाफ नाराजगी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश भर में आपने देखा, अलग अलग गुटों में, देश की बड़ी पार्टियों में भी है। लगातार डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए एक बार आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चमन फरजाना, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ गई हैं कर्नाटक से। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैसे मुबारक हो आपको ऋषभ जी, प्रवक्ता बन गए। सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभी आप सभी को बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया और साथ ही स्वागत। न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ आप सब जुड़े, अपना अपना टाइम आप सभी ने दिया। और ऐसे में ऋषभ तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ऋषभ जी, आप तो प्रवक्ता बन गए, आप तो जवाब भी बड़ा बेबाक से दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ एकदम सच सच कहेंगे आप। 189 टिकट आप लोगों ने जारी की और ऐसे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कई लोगों को नाराज किया है। विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई सिटिंग एमएलएज जो कि 15 बताए जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि 189 ही आया, तो ऐसे में 15 सिटिंग एमएलएज हैं जिनके आप लोगों ने टिकट काट दिए और ये तमाम लोग अभी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिर ईश्वरप्पा जी हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया था, जब तक आप लोगों ने टिकट लिस्ट जारी नहीं की थी उससे पहले वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लड़ना है चुनाव, और ऐसे में उनका नाम भी आया है लिस्ट में। उनकी भी अलग नाराजगी है। कहा जा रहा है कि ईश्वरप्पा के जाने के बाद से कई ऐसे सिटिंग एमएलएज हैं जिनके इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। कैसे मनाएंगे आप लोग कर्नाटक में जो आपके नेता हैं, जो आपके सबसे पहले धन्यवाद आपका। न्यूज़ इंडिया ने काफी लंबे समय से प्लेटफॉर्म दिया और सबसे पहले बात पूरी देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आज बधाई देना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के निर्माता श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती को राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके लिए पूरे देश को बधाई। और मैं अब कर्नाटक के मुद्दे पे आता हूँ।
जिन लोगों को तकलीफ हुई है उससे पार्टी आलाकमान बात कर रही है। उम्मीद है जो भाजपा की नीतियों को समझते हैं, उनके देश के विकास करने की नीतियों के साथ चलने के लिए वो फिर से साथ आएंगे। और जब टिकट का बंटवारा होता है, कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। कर्नाटक को कैसे स्थिर सरकार दें, कर्नाटक में विकास की गति को कैसे बढ़ाएं, उस रूप से हम काम करेंगे। और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में भी मुद्दा विकास का होगा। और इस तरीके के जो मैं आपका भी रिपोर्ट भी देख रहा था, कुछ लोग आरोप लगा रहे डर जाना और भाग जाना। सर, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही। हम डरते नहीं, अपने आप को मजबूत करके देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर चमन फरजाना, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। चमन फरजाना जी, आपके यहाँ भी बहुत बड़ी लड़ाई है, शिव कुमार, सिद्धारमैया, कुमारस्वामी। घर के अंदर की लड़ाई को समेटकर आप अपनी पार्टी को कैसे इस बार कर्नाटक के फतेह का रास्ता दिखाएंगे? पहले मैं आपकी आभारी हूँ कि मुझे आपने यहाँ बुलाया है। देखिए, हर एक पार्टी में अपने अंदर के मुद्दे होते हैं, उसे हम अंदर ही निपटा लेते हैं। तो यहाँ जो कर्नाटक में हो रहा है, सब लीडर्स साथ साथ में जा रहे हैं। ये इसका एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। यहाँ कोई लीडर्स के बीच में गलतफहमी नहीं है और साथ में हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ देखिए 2008 से बीजेपी सरकार का कर्नाटक में जब से वो रूल कर रही है, यहाँ बीजेपी कंप्लीटली कुलुषित हो गई है। यहाँ कर्नाटक में एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड, कुछ भी डेवलपमेंटल नहीं हो रहा है। और येडियुरप्पा के टाइम से लेके आज तक कर्नाटक करप्शन के मामले में झूल रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा एमएलए के घर में इतने सारे पैसे मिले थे, 8 करोड़ रुपीस स्कैंडल हुआ, उसके साथ PSI स्कैंडल। और इवन एम्प्लॉयमेंट में जब आप ये करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें स्कैंडल होते हैं। ऐसा हर एक में स्कैंडल हो रहा है कर्नाटक में। और डेवलपमेंट तो भूले ही मत। और लास्ट टाइम 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, बीजेपी सरकार ने करप्शन के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा हुआ था। और उन्होंने टिप्पू का एक बड़ा ये बना के उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, जो मुस्लिम्स को वो मुस्लिम्स को पीछे करके और हिंदू के वोटों को पोलराइजेशन किया हुआ था। हाँ, वही बीजेपी सरकार 40% करप्शन स्कैंडल में जुटी हुई है। और ये बड़े मुद्दे हैं हमारे लिए। ठीक है डॉक्टर चमन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और अभी हाल के दिनों में, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस ग्राफ जब देखा गया है, तब टीवी डिबेट्स में तो आप लोग बहुत मोटिवेटेड लगते हैं, या फिर ग्राउंड कैंपेनिंग में भी लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आप फतेह हासिल करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं डॉक्टर चमन, तब लगता है कि आपकी कैंपेनिंग में, आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। अब ऐसे में अगर हम हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप वहाँ उठा के आप उन तमाम राज्यों को देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कांग्रेस ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई उन राज्यों के लिए। डॉक्टर चमन, एक्चुअली स्ट्रैटेजी तो हम बना के चलते हैं, लेकिन क्या होता है, बीजेपी ने पोलराइजेशन वोट करके वो स्ट्रैटेजीज के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ले आती है। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी हर जगह जीत रही है। कहाँ जीते हैं वो? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये सभी राज्यों को उन्होंने हारा है। और कर्नाटक में लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था, कर्नाटक में कांग्रेस ने मेजर पार्टी होकर उभरा हुआ था। और उन्होंने बीजेपी ने हमारे एमएलए को खरीद के उन्होंने पार्टी बनाया, गवर्नमेंट बनाया हुआ है। इवन महाराष्ट्र में भी उन्होंने बैकडोर से एंट्री किया है। और ये नहीं कह सकते कि हमारा स्ट्रैटेजी खराब है, हमारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारा स्ट्रैटेजी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है।
हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के लेके चलते हैं और आगे और लोगों का ये है करप्शन के बारे में बात करते हैं और लेकिन बीजेपी वाले पोलराइजेशन वोट करते हैं और जो भी जब भी वो हारते हैं और एमएलएस को खरीदने की बात करते हैं। वैसे तो हमें इजाजत देते नहीं है कि बीच में जब ब्रेक के पहले तमाम मेहमान अपनी बात रख लें, लेकिन इतनी देर से मशक्कत कर रहे हैं। ऋषभ, बोल लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं? जो आपके बगल में हमारे पैनलिस्ट हैं, दीदी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि कृपया करके थोड़ा सा आप अगर पढ़ी होती तो पता चलता। आपने जो ये शब्द कहा कि भाजपा कहाँ जीती, अभी नॉर्थ ईस्ट रिसेंट में बैन खत्म हुआ है, भाजपा मजबूती से त्रिपुरा, नागालैंड में जीती और मेघालय में भी सपोर्ट में आई। उसके अलावा गुजरात हम जीते। उसके अलावा अगर आप इधर से भी आप इन स्टेटों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के में हमें सबसे बड़ी पार्टी निकले, बाद में वहां भी चुनाव जीत कर आए। और जो बैकडोर की बात आप कहते हैं, बैकडोर पे हम नहीं गए थे, शिवसेना ने हमारे साथ विश्वासघात किया था उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब चल रही थी। तो कृपया करके बोलने से पहले मैडम कुछ थोड़ा रियलाइज कर लेते कि आप कह क्या रही है एक नेशनल चैनल पे बैठकर, तो मुझे लगता है अच्छा रहता। नहीं, वो कह रही हैं कि हिमाचल में चलिए आप लोग जीत गए हैं, हिमाचल में कांग्रेस जीती है। वो बता रही थी कहाँ कहाँ कांग्रेस जीती है, वो अपनी बात कर रही थी। ऐसे में चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, लिस्ट जारी हो गई है, नए युवाओं की बात आम आदमी पार्टी करती है, नई सोच की बात आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन ये लिस्ट में दिख नहीं रहा है। बीजेपी ने अपने लिस्ट में दिखाया है, देखिए 50 से ज्यादा नए कैंडिडेट्स होंगे जिनको टिकट दिया बीजेपी ने। जी प्रीति जी, इन बीजेपी ने जो 50 से ज्यादा नए कैंडिडेट्स तथाकथित दिए हैं, इसके पीछे एक कहानी है। क्योंकि संजोग से पिछले बार भी, पिछले 2-3 दिन से मैं पार्टी के काम से कर्नाटक में आया हुआ हूं, तो यह कार्यक्रम में मैं आपके साथ कर्नाटक से ही जुड़ रहा हूं। तो यहाँ की जो जमीनी हकीकत है, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका कर्नाटक से। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जो कर्नाटक में 40% सरकार बीजेपी की है, यहाँ पे लोग सड़क पे इस चीज को बोल रहे हैं, ये सब बातें तो सबको स्पष्ट हो गई हैं। हाँ। यहाँ पर भाजपा का एक पाखंड फंस गया है। नहीं, आप पहले कैंडिडेट वाले बातों में, आपकी कथनी, आपकी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, कितने नए उम्मीदवार हैं आपके लिस्ट में। प्रीति जी बता रहा हूँ। हाँ। हमने जो उम्मीदवार जारी किए हैं करीब 180, सभी 180 नए ताजे उम्मीदवार हैं और जिनकी औसत आयु 45 साल से कम की है, जिसमें इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बस के कंडक्टर भी हैं। भाजपा ने जो कल 189 लोगों की लिस्ट जारी की, उसमें भाजपा अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि उनके कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट क्या पढ़े हुए हैं, किसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। खैर, वो उन्हें उस बात को बताएं या नहीं बताएं। भाजपा इस चुनाव में, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीति जी, तो प्रधानमंत्री जी भी कर्नाटक आ रहे हैं बार बार, वो 2 लाइन ले रहे हैं, 2 नैरेटिव, 2 कथानक यहाँ ले रहे हैं कि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है। वो बाकी दलों के ऊपर वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कर्नाटक में भाजपा ने जो कल 189 लोगों की सूची जारी की है, उसमें 5 लोग विधायकों के बेटों को टिकट दिया है और 2 लोग विधायकों की पत्नियों को इन्होंने टिकट दिया है। पहली बात ये तो हो गया भाजपा का परिवारवाद। और दूसरा, भाजपा जब कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो कर्नाटक में भाजपा ये चुनाव लड़ रही है बीएस येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में, जिनसे स्वयं भाजपा ने भ्रष्टाचार के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया था। तो ये दोनों कथानक जो भाजपा के प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए कथानक हैं, वो कथानक, वो नैरेटिव कर्नाटक में आके पूरी तरह से कोलैप्स कर गए हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस इस चुनाव में गैर हाजिर है। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी जी, वो पड़ोस में वायनाड में बैठे हुए हैं। तो कर्नाटक के इस चुनाव में जो समस्याएं हैं, लोगों को सबको पता है। जनता आप क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस उस तमाम जोश के साथ कर्नाटक के इस रणभूमि में नहीं उतर पा रही है, स्ट्रैटेजी कमजोर है? आपको क्या लग रहा है ग्राउंड पर, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए? अगर वो उतर पा रही होती प्रीति जी, तो वायनाड कर्नाटक से सिर्फ 100-150 किलोमीटर दूर है। तो राहुल गांधी जी वायनाड केरल में तो आ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में अभी तक चुनाव प्रचार में वो नहीं आए हैं। उनका तो चुनावी क्षेत्र है वायनाड, और उनकी सदस्यता जानने के बाद पहली बार उनका फर्ज बनता है, ये एक एथिक्स भी होता है, पॉलिटिकल एथिक्स है, पॉलिटिकल एथिक्स है कि चलिए टिकट गए, उसके बाद पहली बार चुनावी क्षेत्र गए, उसके बाद फिर कर्नाटक जाएंगे।
ठीक है प्रीति जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं उस पर कोई आरोप नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 150 किलोमीटर दूर राहुल गांधी जी वायनाड तो आ सकते हैं, लेकिन पूरे कर्नाटक में अभी तक चलिए, आपका बढ़िया है ना, आपके लिए आप इतना समझ पा रहे हैं तो आपके लिए अवसर है। हाँ, यही मैं अपना अवसर बताता हूँ। ये यहाँ पर यही बात, यही संदर्भ था। ये संदर्भ से कथा यहाँ निकलती है कि कर्नाटक की जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो या यहाँ के जो जनता दल हो, ये कर्नाटक के लोगों की समस्याओं का किसी के पास कोई समाधान नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी कार्ड लेके करीब आज के डेट में करीब 50 लाख लोगों तक हमने अपनी गारंटी कार्ड पहुंचा दिए हैं। जो कहते हैं लोगों को। तहसीन पूनावाला, एक बार तहसीन पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुंबई से जुड़ गए हैं। तहसीन, कर्नाटक पे ये जो हमारा डिबेट है, इसमें आपने लगातार आपने सुना, अभी सिद्धार्थ शर्मा भी कह रहे थे कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस की तैयारी जमीन पे नहीं दिखती है। राहुल गांधी भी वायनाड में है, कर्नाटक में नहीं है, वहां से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जबकि कर्नाटक में जिस तरीके से आप देखिए, ये सवाल भी है कि बीजेपी के अंदर ही जिस तरीके से लड़ाई है वहां उनके कैंडिडेट्स में, इसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस की क्या वैसी स्ट्रैटेजी है कि इस बार के कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद पर अपने लोगों को बिठा पाए, अपने कांग्रेस के चेहरे को बिठा पाए? थैंक यू प्रीति जी, मैं आपके शो में दोबारा से शिरकत कर रहा हूँ। और शो और बात शुरू करने से पहले मैं ऋषभ को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। आपके शो में आकर वो भाजपा के प्रवक्ता बन गए। बताइए, हमारे लिए मिठाई भी लेकर नहीं आए हैं, वो वहीं से नमस्कार कर दिया उन लोगों ने हम सभी को। वो जानते हैं ना, मिठाई बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए हाथ की जरूरत है, तो बिना हाथ के लड्डू बन ही नहीं सकता। बस बहुत बहुत बधाई। और ऋषभ, ऐसे ही आप माँ भारती की सेवा करते रहो और ऐसे ही बेबसी से आप टीवी चैनल पर बोलते नहीं, लेकिन आप लोगों में जितनी तीखी नोकझोंक हुई है, उनके वीडियोस भी काफी वायरल हुए थे। एक डब्बा आपके लिए भी पहुंचा दे मिठाई। ऋषभ जी, मुंबई में जरूर पहुंचा दीजिएगा तहसीन पूनावाला के लिए, इनकी वजह से प्रवक्ता बने हैं। मतभेद होते, मनभेद नहीं है ऋषभ, दोस्त है। हम तीखे तरीके से आपके शो पे लड़ेंगे, लेकिन शो के बाद हम प्यार से बात करेंगे। यही भारत की संस्कृति है। तो मैं उसको दोबारा से बधाई देता हूँ। और आपके प्रवक्ता का जवाब देते हुए फिर मैं कांग्रेस पर आता हूँ। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम कोलार से 16 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इस वक्त राहुल गांधी जी वायनाड में नहीं, दिल्ली के अंदर है। आज मीटिंग है, जो ऑपोजिशन की मीटिंग है, उसमें वो शिरकत करे, इसलिए वो वायनाड के बाद दिल्ली चलेंगे। और 16 अप्रैल को उनका कार्यक्रम कोलार से शुरू हो रहा है। वो वही जगह है जहाँ पर उन्होंने वो स्पीच दिया था, जिसके कारण में डिस्क्वालीफाई है, तो वहीं से स्पीच चालू हो रही है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस बार के कर्नाटका के चुनाव में, और 13 मई को मैं आपके साथ आ रहा हूं प्रीति जी, मैं आपके साथ बैठूंगा और इस चीज को आप प्ले करना, जैसे हिमाचल में मैंने आपको चैलेंज दिया था। 130 कांग्रेस पार, 130। अब कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है, कांग्रेस की लड़ाई किसी से नहीं है। कांग्रेस बस सेल्फ गोल ना मारे। बिल्कुल सही कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी। भाजपा अन्य मुद्दों को उठाएगी जिससे डाइवर्ट हो जाए, और राजनीतिक दल है वो अपनी कोशिश करेंगे। कांग्रेस बिल्कुल अर्जुन की तीर की तरह सिर्फ वो मछली की आंख देखे और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। 130 से 150 के बीच में कांग्रेस इस वक्त के रेस में है। तो कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगी। तीसरी चीज, सिद्धरामैया मात्र एक मुख्यमंत्री थे हाल ही में, जिन्होंने 5 वर्ष का उनका पूरा कार्यकाल समाप्त किया। लोगों ने देखा क्या डेवलपमेंट हुआ है कर्नाटका के अंदर। उसके बाद येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी मुख्यमंत्री बने, और जब से वे मुख्यमंत्री बने, आप सोचिए कर्नाटका में क्या क्या हुआ है। कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है गोवा के साथ, इस वक्त कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। इन्वेस्टमेंट्स गिर चुके, जो ये लोग कह रहे थे कि सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई कर्नाटका में, अब सरकार की, केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है ये भी गलत था। इन्वेस्टमेंट आए महाराष्ट्र के अंदर, और जो कर्नाटका के इन्वेस्टमेंट है 33% इन्वेस्टमेंट ये आए शेल कंपनीज और टैक्स हेवन्स के माध्यम से, वो भी उनका नीचे आया। और जो नंदिनी के साथ किया है इनके लीडरों ने, खास करके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो नंदिनी के साथ किया है, एक एक कन्नडिगा इस अपमान का बदला लेगा। विजया बैंक के साथ जो हुआ वो नंदिनी के साथ बिल्कुल नहीं होगा। और इस बार मुझे ये लगता है भाजपा को 60 क्रॉस करना मुश्किल है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हो तहसीन, आपकी अपनी बात है, अपनी समझ है, अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपके ठीक बगल में बैठे हैं सिद्धार्थ शर्मा, कर्नाटक में है, कह रहे हैं कि मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर हूँ और जिस तरीके का माहौल कांग्रेस के लिए देख रहा हूँ उसमें
हमारे लिए मौके बहुत हैं। अब ऐसे में आप देखिए वही गुजरात वाला वोट कटवा जो जिस तमगे के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है कि ठीक है आप ये इनकी भी लिस्ट जारी हुई है, ये भी कह रहे हैं कि जिन जगहों पर कांग्रेस कमजोर पड़ रही है हम वहां से सीट ले जाएंगे। इसको कैसे मान देंगे आप? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका अधिकारी लोकतंत्र में लड़ना। वो जरा अरविंद केजरीवाल जी वाली वो चिट्ठी निकाल देना, लिख कर देने वाले थे ना, गुजरात में 150 सीटें मिल रही, वो सारा चिट्ठी निकाल के इनके बता देना। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, ऐसे हिमाचल ने कहा था हमारी सरकार बन रही। ये ठीक है, वो एक गालिब का एक शेर है, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ठीक है, वो अपनी कोशिश करे। और अधिकार भी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। वे लड़े चुनाव, ओवैसी साहब लड़े, एसडीपीआई, जितने भी भाजपा की बी टीम है, इन सबको स्वागत है आकर लड़ने का। एसडीपीआई अभी आप प्रीति जी, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं आपके शो में आऊंगा अगले हफ्ते, आप देखना। अब एसडीपीआई का अब देखना, 10 सेकंड अब एसडीपीआई का एक पोलराइजिंग स्टेटमेंट आएगा, फिर ओवैसी आईजान ओवैसी आएंगे, वो मोदी जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, अब देखना ये सब होगा। लेकिन कांग्रेस डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। यहाँ वहां ना देखिए, लोग आपसी मनमुटाव से जूझ रहे हैं, कहाँ आप सरकार बनाने की बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान। भाजपा के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हमारे साथ। कहा जा रहा है कर्नाटक को लेकर के अंदरूनी कलह भाजपा के अंदर बहुत है, और आपने अभी अभी सुना तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि 130 सीटें आएंगी कांग्रेस की। मैं लिख के देता हूं, 13 तारीख में आपके चैनल पर बैठूंगा और हम 130 सीटें ले जाएंगे। ये जो अंदरूनी कलह है, कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से तमाम दोनों, मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी भी, आप हालांकि उनको गिनते नहीं है राष्ट्रीय पार्टी में, उनको दर्जा मिल गया है, तो ऐसे में उनको भी बधाई है, लेकिन उन्होंने भी अपनी लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी। कांग्रेस तो 3 लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से देरी पे देरी हुए, मतलब हो रही थी, और साथ ही मीटिंग्स का दौर लगातार जारी था, ऐसे में कहा जा रहा था कि पार्टी बड़ी असमंजस में है कि किसको टिकट दें, किसकी टिकट काटें, क्योंकि ये वो दरवाजा है जिसको तोड़ने के लिए बीजेपी बड़ा मशक्कत कर रही है, जिससे पूरे दक्षिण भारत को आप लोग साध पाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ भी शुरू करूं, क्योंकि बीच चैनल में मुझे बधाई दी थी, उनका दिल से धन्यवाद। और मिठाई जरूर पहुंचेगी, और विकास की भी मिठाई पहुंचाऊंगा सर आपके पास, पर्सनली भी मिठाई और विकास की भी मिठाई। चलिए हो गया बात में। डिबेट पे आप लोग, भाईचारा डिबेट के बाहर। देखिए एंकरों को तकलीफ होने लगती है अगर नहीं भाईचारा डिबेट के बाहर। चलिए अब इस पे डिबेट पे। दूसरी बात में आता हूँ कि आंतरिक कलह का कोई विषय नहीं है प्रीति जी, विषय है कर्नाटक को स्थिर और मजबूत सरकार कैसे कह रहे हैं आंतरिक कलह? आप कैसे नहीं कह रहे हैं आंतरिक कलह? आप देखिए, आप लोगों ने 15 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। विरोध प्रदर्शन की लहर आप तो देख ही रहे होंगे। ईश्वरप्पा जी पहले से कह रहे हैं, उनको शायद अंदाजा था कि आप लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। उसके बाद भी आप लोगों ने लिस्ट में उनके नाम को डाला है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जैसे वो उन्होंने किनारा किया, संन्यास की बात की, उसके बाद कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनके इस्तीफे आने शुरू हो गए। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं अंदरूनी कलह नहीं है? प्रीति जी, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जहां नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया जाता है, और इसका उदाहरण कर्नाटक से तेजस्वी सूर्या के रूप में देश ने देखा है कि कैसे 28 साल के लड़के को रातों रात सांसद का टिकट दे दिया गया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम नए जनरेशन को क्रिएट करते हैं, और जो एक स्टेट्समैन पॉलिसी वाले लोग नेतृत्व करते हैं, तो वो नेशन बिल्डिंग और जनरेशन बिल्डिंग में विश्वास रखते हैं। उसके तहत हम मौका दे रहे हैं। जो लोग नाराज है, मैं ये नहीं कह रहा लोग नाराज नहीं हो रहे हैं, होंगे, फिर भी वो हमारे साथ आएंगे, हम मनाएंगे, और जो हमारी विकास की नीतियों को समझेगा वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, ये तय बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो बाकी पैनलिस्टों ने एक बात कही कि मुद्दे अभी निकल कर आएंगे, कोई ओवैसी की बात किया, कोई अलग मुद्दे की बात किया। हमारे लिए मुद्दा केवल ये है कि विकास के जो काम हमने किए, चाहे एनएचडीपी की बात हो, चाहे बीपीसीएल की बात हो, चाहे ईएसआई डेवलपमेंट की बात हो, इन सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे विकास के नाम पे वोट लेंगे। ओवैसी आए, आम आदमी पार्टी आए, तहसीन जी आए, प्रीति जी आए, सब आए, लोकतंत्र में सब चुनाव लड़े, सबका स्वागत है। लेकिन दिखाई देने वाला विषय ये होना चाहिए कि विकास की बात कौन करता है, कौन अपने कामों पे वोट मांगता है। और कभी हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। अगर जवाब में कोई बोलता है तो उसका जवाब देना एक जिम्मेदार पार्टी के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इस देश में कुछ गलत ना हो, इसके लिए हम जरूर खड़ा रहेंगे। डॉक्टर चमन फरजाना बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं ऋषभ तिवारी
कह रहे हमारे पार्टी के अंदर कोई कलह नहीं है और साथ ही विकास की राह पर कर्नाटक बहुत आगे बढ़ा है। ऋषभ तिवारी ने ये नहीं देखा 5 सालों में कितनी बार इन लोगों ने अंदरूनी कलह के कारण भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए। मैडम, हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे थे आप डेवलपमेंटल इश्यूज के मुद्दे रख के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो 2023 में बीजेपी किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनसे पूछना पड़ेगा। वो उन्होंने कह रहे हैं कि लिंगायत और वक्कलिका का रिजर्वेशन उन्होंने हाइक किया है। वो हाइक किस बुनियाद में किया है? मुस्लिम्स का जो रिजर्वेशन 4% था उसको एराडिकेट करके लिंगायत को 2% ज्यादा किया है और वक्कलिका को 2% ज्यादा किया है। इसमें ये पोलराइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या है ये? और उसके साथ साथ उनका और एक इशू है, वो हिजाब को उन्होंने जो निकाला था और अजान का जो उन्होंने उसके ऊपर रेगुलेशन लगाए हुए हैं, यही भी एक बड़ा मुद्दा है आज के बीजेपी के इलेक्शन में, आज के 2023 असेंबली कर्नाटका के इलेक्शन में। और बीजेपी वो बात बोल रही है। और दूसरा और एक बात जो बोल रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो बदला बदली की है, हिस्ट्री को कम्प्लीटली एराडिकेट करके उसमें उन्होंने जो आपका मनमानी होता है वो उसको कर्नाटक की टेक्स्ट बुक में डाल के वो एक मुद्दा उनके इसमें है। ये सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी डेवलपमेंटल मुद्दे से नहीं, वो सिर्फ पोलराइजेशन ऑफ वोट्स करके उन्होंने जीतना चाहते हैं। और आपने उनके वोटर इसमें कैंडिडेट्स में देखा होगा, नॉट इवन वन मुस्लिम कैंडिडेट इज देयर। सो दिस ये सब दिखाने, ये सब यही बताता है कि ये डेवलपमेंटल इशू नहीं। अगेन दे वांट टू पोलराइज द वोट्स, अगेन दे वांट टू एक्चुअली मुस्लिम्स को वो कार्नराइजेशन करने की इसमें वो चल रहे हैं। और क्या डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। और आप जाइए, आप हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि कर्नाटक के कॉर्नर में बैठ के दीदी से जरा एक सवाल पूछिए कि जब टनल बनता है या रोड्स बनते हैं तो क्या उसमें बोर्ड लगा दिया जाता है कि वो केवल हिंदू के लिए है, क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम नहीं जा सकते? क्या ऐसा किया जाता है क्या? जब प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है तो क्या बोर्ड लगा दिया जाता है? नहीं, एक सेकंड, ठीक है। देखिए, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी है ऋषभ तिवारी, ये भाजपा पर अमूमन आरोप लगते ही हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है, और साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। तो ऐसे में ऋषभ, आप हिंदू मुस्लिम के इस बयान को, इस टैग को आप अपने ऊपर से वैसे हटा नहीं सकते हैं। डॉक्टर चमन, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ प्रीति जी, हिंदू मुस्लिम का टैग ये विपक्ष वाले लगाते हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। मैंने आपके चैनल पे ही एक बात कहा था और वो उस बात को पूरे देश ने स्वीकारा था कि क्या अगर कोई विकास की गति निकलती है केंद्र से तो क्या वो जाति देखकर निकलती है क्या? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना निकल रहा है तो क्या लिख के निकल रहा है केवल हिंदू को मिलेगा? अगर रोड बन रहे हैं तो लिख के निकल रहा है केवल हिंदू चलेगा? ऐसा कतई नहीं है। उनकी राजनीतिक रोटी सिकती नहीं, इसीलिए बीजेपी पे हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन का ये सवाल खड़ा करते हैं। हमारे लिए अंत्योदय मूल मंत्र से हमारी योजना निकलती है, अंतिम व्यक्ति का विकास के मूल मंत्र पोलराइजेशन करेंगे वहाँ, कह तो रही है डॉक्टर चमन की बीजेपी पोलराइजेशन करेगी वहाँ, करेगी वहाँ। इनके सपने में कुछ भी आए, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमें विकास की राजनीति करनी है। डॉक्टर चमन जवाब देंगे आपको, डॉक्टर चमन जवाब देंगे आपको। हाँ, मैं सपने की बात नहीं कर रही हूँ, हकीकत की बात कर रही हूँ। ये रिसेंटली हुआ है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 2-3 दिन पहले मुस्लिम्स का कंप्लीट 2P रिजर्वेशन उन्होंने हटा दिया है। मुस्लिम्स का भी रिजर्वेशन ही नहीं है। ये क्या, किस बात की तरफ इशारा करता है आप मुझे बोलिए? वो निकाल के वो लिंगायत और वक्कलिका को क्यों दिए हुए हैं? वो तो एक्चुअली डेवलप्ड कम्युनिटीज है। मुस्लिम साचार कमेटी का रिपोर्ट देखिए आप, मुस्लिम्स इतना पिछड़े हुए हैं, उनका रिजर्वेशन आपने पढ़ा है किया। ये बताता है कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, ढंग से नहीं पढ़ा है। अक्टूबर 22 अक्टूबर मुस्लिम के खिलाफ है, आप मुझे हमें वोट डालिए। ठीक है डॉक्टर चमन, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रही है तो अगर वहाँ की जनता, क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो वोटर्स हैं वो बड़े समझदार हैं, वो नॉर्थ इंडिया
कि वोटर्स की तरह उन्हें ट्रीट ना किया जाए, वो अपनी समझ बूझ से वोट करते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन पूनावाला भी हैं। आप कांग्रेस को इसका फायदा उठाना चाहिए ना डॉक्टर चमन, कांग्रेस को इसका फायदा उठाना चाहिए। यही मैं कह रही हूँ, अब के जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें इनका ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी हिंदू मुस्लिम वाला बीजेपी की कर्नाटक में नहीं चलेगा। आप ये कह रही है कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं चलेगा। सिद्धार्थ शर्मा, कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम बीजेपी की स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। डॉक्टर चमन फरमाना कह रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बोलिए। प्रीति जी, आपने सही पकड़ा कि कर्नाटक में जिस तरह की उच्च दर्जे की शिक्षा पद्धति, लोग शिक्षित हैं, यहाँ पर चुनाव कुछ अलग मुद्दों पर होंगे, उत्तर भारत की तरह नहीं होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता को 3-3 बार आपने मौका दिया। इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ खूब उछाले और काफी सारे लांछन एक दूसरे पर लगाए, लेकिन दोनों में से कोई भी दल ने ये नहीं बताया कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो हर व्यक्ति को सार्वभौमिक शिक्षा हो, सार्वभौमिक सुरक्षा हो, सार्वभौमिक स्वास्थ्य हो, ये देंगे। किसी को भी बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए ये देंगे। महिलाओं को 1,000 रुपए महीना हम देंगे। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करवाएंगे। जो एमएसपी है किसानों को, कर्नाटक एक बहुत बड़ा किसान राज्य है, यहाँ पर पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं, नदियों की समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों के साथ नदी के जल बंटवारे को लेकर समस्याएं हैं, उसको हम सुलझाएंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। ये न तो कांग्रेस कह रही है, न तो बिजली का बिल भी माफ करेगी आपकी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये कह रही है बिजली का बिल भी माफ करेंगे आप लोग वहाँ, बिजली का भी बिल, पानी का बिल माफ करेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए। आपने उन दोनों को बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक की जनता, जैसे आपने कहा, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो रचनात्मक मुद्दों पर वोट करने वाली है। देखिए प्रीति जी, एक होती है समस्या, दूसरा होता है उसका समाधान। आप समस्या की लाख चर्चा कीजिए, लेकिन अगर डॉक्टर के नाते आप कोई उसका समाधान नहीं देंगे तो राजनीतिक दल, चुनाव होने वाले हैं 30 दिन के बाद, लोगों के सामने क्या भाजपा केवल कांग्रेस को गरिया के वोट जीतने वाली है? क्या कांग्रेस केवल भाजपा को गरिया के वोट जीतने वाली है? या लोगों को ये कहने वाली है कि मुझे अगर वोट दोगे तो मैं ये करूंगा? रचनात्मक राजनीति का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी रचनात्मक राजनीति करके, ठीक है। सिद्धार्थ जी, एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए आप, एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए। आपने कहा ठीक है, आपने कहा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकसी कर रही है। ऐसे में आपकी पार्टी वो पार्टी है जो ये कह रही है कि ये हमारे मुद्दे हैं, ये कर्नाटक के मुद्दे हैं, इस पर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे, हम बिजली के बिल माफ करेंगे, हम पानी के बिल माफ करेंगे, हम एमएसपी पे बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे। लेकिन आप कह रहे, मैंने जैसा कहा कि कर्नाटक के जो वोटर्स हैं जो वहाँ के, वो बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। ऐसे में आपके ये जो लोक लुभावन वादे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी का, इसमें, इसके ट्रैप में वहां की जनता क्यों फंसेगी? जबकि ऑलरेडी दिल्ली में आपके ऊपर एलिगेशन है इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, चाहे वो शिक्षा में हो या फिर आपकी शराब नीति को लेकर के हो, इसमें आपके ट्रैप में क्यों फंसेगी कर्नाटक की जनता? हाँ, पहले ये बता दूं आपने, क्योंकि ये चर्चा छेड़ दी कि दिल्ली की जो आबकारी नीति है, अगर वो दिल्ली की आबकारी नीति गलत है तो वही नीति पंजाब में लाने के बाद वो नीति 6,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे कर रही है। तो ये तो सबको पता है कि ये मनीष सिसोदिया जी को, ये जो पूरा इनका ईडी है ना, वो ईडी में जो ई ऐसा लिखा जाता है, वो भाजपा उस ई को इस तरह से पढ़ती है 3 के रूप में। 3 का मतलब 3D, 3D का मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर। आज हमारे नेता संजय सिंह जी ने बता दिया कि यह ईडी का काम ये सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कम और एनफोर्सिंग डिक्टेटरशिप ज्यादा हो गया है। तो ये राजनीति ये कर रहे हैं भाजपा। यहीं पर मैं वापस आता हूँ प्रीति जी, कि कर्नाटक की जनता, यहाँ पर सिर्फ मुद्दा फ्री बिजली और फ्री पानी का नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का विषय भी है, यहाँ पर महिलाओं को भत्ता भी है, यहाँ पर एमएसपी भी है। कर्नाटक बहुत बड़ा, खास करके ज्वार का और गन्ने का और इसका चावल का बहुत बड़ा उत्पादक है। आप गोलमोल कर जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप तहसीन पूनावाला, मैं मान रही हूँ कि आप लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जब आप गोलमोल कर जा रहे हैं आप, इसीलिए आपको आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रखर प्रवक्ता कहा जाता है कि हम आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी इस चुनाव में, अभी आपके कार्यक्रम को न्यूज इंडिया के बहुत सारे दर्शक, हजारों दर्शक देख रहे होंगे,
सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस केवल एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। तहसीन पूनावाला, चुनाव होने वाले हैं, तहसीन पूनावाला, उनके पास कोई रचनात्मक एजेंडा तहसीन नहीं है। पूनावाला को बोलने देते हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे, बहुत देर से हाथ उठा रहे। तहसीन पूनावाला, नहीं, एक तो आम आदमी पार्टी के जो हमारे मित्र बैठे आपके शो में, वो ये आरोप लगा रहे थे कांग्रेस और भाजपा पे कि इनको आपने ज्यादा मौका दिया। तो मौका तो प्रीति जी आप जितनी होगी असेंबली में वो देख कर देंगे। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इनकी संख्या भारी आपकी नहीं है तो उनको ज्यादा मौका मिलेगा, आपकी हो जाएगी तो आपको भी मिलेगा। बट जोक सपाट मुझे बोलने, जैसे ही नेशनल पार्टी बन गए हैं उतना तो समय दे ही देंगे प्रीति जी। आप नहीं भी चाहेंगे तो प्रीति जी नेशनल पार्टी को। सर ठीक है, मेरा चांस है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से दो बहुत स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट सवाल। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 30 दिसंबर 2022 में कहा, मैं उनको वो बैटन कोट करता हूँ, कि अमूल और नंदिनी के बीच में टाई अप होगा। क्या भाजपा के प्रवक्ता इस राष्ट्रीय चैनल पे माननीय गृह मंत्री की इस बात को दोहराते, हाँ या ना? एक दूसरी बात, 11 जनवरी 2023 और 10 मार्च 2023 में जो हमारा फेडरेशन है दूध का और डेयरी का, उसने ये नोटिस जारी किया कि जितने भी भारतवर्ष में दही के पैकेट, कर्ड के पैकेट है, उसमें शब्द दही कंपलसरी यूज होगा, यानी कि हिंदी शब्द दही कंपलसरी यूज होगा। क्या भाजपा के प्रवक्ता इस राष्ट्रीय चैनल पे यहां वहां की बात करते हैं? हाँ या ना में सिर्फ दो सवाल के जवाब। सवाल नंबर 1, अमित शाह जी ने जो कहा अमूल और नंदिनी के बीच में टाया, क्या भाजपा उसको मानती है? 2, 11 जनवरी और 10 मार्च का जो नोटिस है कि दही शब्द का प्रयोग होगा, ना कि जो राज्यों की भाषा है उसका, सिर्फ दही शब्द का, उसको आप स्वीकार करते हैं? हाँ या ना, यहाँ वहां की बातें प्लीज। देखिए प्रीति जी, मुझे इनके दूसरे सवाल पे भी हंसी आ रही है और पहले सवाल पे मैं बता दूं, अमित शाह जी का इन्होंने जो स्टेटमेंट कोट किया है, शायद वो स्टेटमेंट ये भूल गए जो माननीय अमित शाह जी ने कर्नाटक प्रवास में कहा था, और बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़े उद्घाटन पे कहते हुए कि हम पुलिस को एम्पावर करेंगे। मैं उसे भी कोट करना चाहता हूँ कि हम कर्नाटक के अंदर महिलाओं को एम्पावर करेंगे। मैं उसे भी कोट करना चाहता हूँ जो हम बाकायदा ईएसआई को एम्पावर करेंगे। तो नहीं, मैं उन सारे विषय को कोट करना चाहूंगा जो डेवलपमेंट की बात करे और जो पार्टी के आंतरिक स्टेटमेंट मिलेगा, वो आपको ऑफिशियली स्टेटमेंट मिलेगा। और माफी चाहता हूँ, एक प्रीति जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। माननीय अमित शाह जी ने ये कहा अमूल और नंदिनी के बीच में टाई अप होगा, आप इसे मानते हैं? हाँ या ना? अमित शाह जी ने महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा, पुलिस के बारे में क्या कहा, वो सवाल है ही नहीं। अमूल और नंदिनी का टाई अप, सवाल ये है। ये आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा, इंतजार कर लीजिए। तो आप मना नहीं कर रहे, तो आप कह रहे गृह मंत्री उससे कायम है, अमूल और नंदिनी का टाई अप। और बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच क्या गड़बड़ी चल रही है, उसको स्पष्ट कर दे। मैं आपसे पूछता हूँ कि कर्नाटक के अंदर 2 लिस्ट को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन कांग्रेस के अंदर हुआ था, और उसके आपके ही कांग्रेस के लीडर हैं इरफान अंसारी, झारखंड से एमएलए चुनकर आते हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या आप इसको कोट करते हैं कि हाँ या ना कर दीजिए? सर, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है, अमित शाह जी ने जो कहा है वो ऑफिशियली जवाब कर्नाटक के मुद्दे पर रहिए, कर्नाटक के मुद्दे पर रहिए। प्रीति जी कर्नाटक के मुद्दे पर चैनल पे बैठ के कि अमित शाह जी ने क्या कहा। नहीं, कर्नाटक के मुद्दे पर रहिए। और दूसरी बात, दही की जो बात इन्होंने कही, मैं उस पर जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री जी खुले तौर पे और बाकायदा मजबूती से कहना है हमारी संसद में, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हर स्टेट के अपने कल्चर का सम्मान करते हैं, लेकिन हर सबको एक सूत्र में जोड़कर एक नेशन को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी नीतियों में कोई खोट है। भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता इस चीज को मानते हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं अमूल और नंदिनी में टाई अप होगा, इसको वो खंडन नहीं करे। दूसरी चीज, ये आप अपनी स्टेटमेंट ना जोड़े सर, मैंने कहीं भी इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा इंतजार कीजिए, नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगा। नहीं तो टाई अप होगा या नहीं होगा? क्योंकि अमित शाह जी ने स्टेटमेंट अमित शाह जी की तरफ से आएगा, यानी कि आप मना नहीं कर रहे। ठीक है, कोई बात है, मना नहीं कर रहे। मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन देना जरूरी नहीं समझता, पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं। हाँ सर प्लीज,
हाँ जी, हाँ ये जी। बहुत बड़ी चीज है प्रीति जी। हाँ। इन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन निकला है तो हाँ। सही हिंदी शब्द का प्रयोग होगा जो कर्नाटका से प्रोडक्ट निकलते, हाँ। तमिलनाडु से निकलते, हाँ। इस पे ये कायम है, एक ही भाषा चलेगी। हाँ। इस पर ये सिद्धार्थ कायम शर्मा। है, इन्होंने इसको स्पष्ट सिद्धार्थ कहा। शर्मा। ये सुनकर मैं अब ये आपको ब्रेकिंग चलाना चाहिए थी सिद्धार्थ शर्मा। भाजपा की ऑफिशियल से। अभी जो आपने भाजपा सुना क्या प्रीति जी? एक मिनट रुकिएगा, सिद्धार्थ प्रीति जी, एक शर्मा। मिनट रुकिएगा। ये जो हाँ। ब्रेकिंग टैगलाइन देने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा, सिद्धार्थ शर्मा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है प्रीति जी, एक अभी भारत तो श्रेष्ठ भाजपा भारत, के पूरे प्रदेश की संस्कृति को लेकर नंदिनी चलना। दूध के बारे में आप बोल रहे जो थे। चाह रहे हैं हाँ। तहसीन जी, वो नहीं निकलेगा ब्रेकिंग, उसका एक चिंता छोटा मत सा कीजिए। शब्द है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे से रिसर्च किया जाता है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है। सिद्धार्थ चिंता मत कीजिए, शर्मा ब्रेकिंग नहीं बोलने मिलेगा दीजिए, आपको। ठीक है। ब्रेकिंग नहीं मिलेगा हाँ, आपको तहसीन जी, सिद्धार्थ शर्मा। टेंशन मत लीजिए। अरे भाजपा के प्रवक्ता जी से अनुरोध है कि भारत के संस्कार में ना, जब एक एंकर बोल रहा है, जो कार्यक्रम संचालक होता है, वो जिसे बोलने की अरे सर, आप तो कम से कम संस्कार मत ही बताइए। आप तो मत बताइए जिसके आधा दर्जन एमएलए जेल में हो, 3-3 मंत्री जेल में हो, वो तो हमें संस्कार ना बताएं। जिनके मंत्री दारू घोटाला करके जेल में बैठे हो, वो हमें संस्कार ना बताएं। वैसे मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, बाद में जाके दारू का घोटाला करते हो, वो हमें संस्कार ना बताएं। वैसे वो पार्टी के मुख्यमंत्री जो भरे विधानसभा में ये बोलते हो, तेरा मोदी तू मोदी करते हो, वैसे हमें संस्कार न सिखाए। उस पार्टी के प्रवक्ता हमें संस्कार न सिखाए जिनके पार्टी के लोग केवल गुंडागर्दी करते हो। तो कृपया करके अगर मैं इतिहास में आ जाऊंगा तो डिबेट बंद करना पड़ जाएगा। हम कह रहे हैं बार बार कि भारत के प्रधानमंत्री जी अगर नहीं पढ़े लिखे तो कम से कम भाजपा के प्रवक्ता तो पढ़े लिखे। किसने कहा? मैं करता हूँ। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। आपके तरह पढ़े लिखे केजरीवाल जिस तक तू तलाक इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से संस्कार लेकर आते हैं? जी मुद्दे पर जैसे बदतमीज मुख्यमंत्री बैठा रखे मुद्दे पर प्रीति जी, एक छोटे से ये मुद्दा सीधा है जो भाजपा के प्रवक्ता तमीज सीख लीजिए प्रवक्ता महोदय, फिर बैठिए चैनल पे। जो नंदिनी दूध को लेकर था, हर राज्य का ना अपना एक बहुत महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादक संघ होता है। जैसे मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर है, वहां पर एक सुधा दूध होता है, तमिलनाडु में एक आवीन दूध होता है, गुजरात में अमूल दूध होता है, वैसे कर्नाटक में नंदिनी दूध है, दुग्ध उत्पादक संघ है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मुनाफा बनाने वाला दुग्ध संघ है। भाजपा उस दुग्ध संघ को बंद करने की कोशिश कर रही है। इससे लाखों किसानों को जो नुकसान होगा, भाजपा के प्रवक्ता अभी टेलीविजन पर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो उसको बंद नहीं होने कर्नाटक से देंगे। चमन में है प्रवक्ता कांग्रेस की। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ये जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट वाला जो मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो वहाँ जन जागरण भी करती हैं, महिला के मुद्दों को भी उठाती है, ये मुद्दा भी आपकी नजर में होगा, इस पर क्या कहेंगी आप? मैडम, जो नंदिनी मिल्क है वो एक बड़ा बहुत ही बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी में होने वाला है और बहुत सारे महिलाएं और फार्मर्स इसमें जुड़े हुए हैं। ये नंदिनी, जब क्षीरा क्रांति हुआ था, ये नंदिनी की प्रोडक्शन से जब बहुत सारे महिलाएं और फार्मर फैमिलीज वो अपने इकोनॉमिकली दे स्टार्टेड कमिंग अप। ये जो नंदिनी का जो इट इज अ वेरी हाईली प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकली गुड एडवांटेजेस स्कीम फॉर पुअर फार्मर्स इन कर्नाटक। अगर इन्होंने नंदिनी को अमूल के साथ जोड़ दिया गया तो यहाँ के फार्मर्स को बहुत नुकसान करना पड़ेगा और उनका बहुत बड़ा इनकम का जरिया बंद हो जाएगा और इससे उनको बहुत लॉसेस में होने की चांसेस है। सिर्फ यही नहीं, जो कांग्रेस के जो भी प्रो पुअर एक्टिविटीज जो कांग्रेस ने किया था, जब बीजेपी पावर में आने के बाद सबको बंद कर दिया, जैसा कि अन्ना भाग्य, क्षीरा भाग्य और इंदिरा कैंटीन, ये सारे बहुत ही बड़े अच्छे प्रोग्राम्स थे। ठीक है मैडम, समय की कमी है, फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। शुरुआत तहसीन पूनावाला से करते हैं। ठीक है डॉक्टर चमन। बैंगलोर में एक भी इंदिरा कैंटीन नहीं चल रहा है। 10 रुपए में उनका नाश्ता हो जाता था, खाना खा लेते थे गरीब लोग, और गरीब लोगों के लिए ये बीजेपी है ही नहीं। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए बीजेपी नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए। ठीक है, शुरुआत करेंगे फाइनल कमेंट की, तहसीन पूनावाला।
करते जो हमारे कर्नाटका के भाई बहन है, उन्होंने इस शो पे देखा कि भाजपा के प्रवक्ता ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उस चीज को ना देते हुए जो ना कहा उसने हमने सुना कि अमित शाह जी का जो बयान था कि अमूल और नंदनी को मर्ज करेगी और हिंदी शब्दों का प्रयोग होगा दही के एक्सपोर्ट में, इसको इन्होंने नहीं नकारा और आज भी नहीं नकार रहे। इससे बड़ा मुझे लगता है कर्नाटका की जनता आवाम का अपमान नहीं हो सकता। सिद्धार्थ शर्मा फाइनल कमेंट होगा और कर्नाटका को बचाना होगा। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा फाइनल कमेंट। सिद्धार्थ 83। हाँ जी हाँ। कर्नाटक बहुत ही गतिशील राज्य रहा है। 1983 में ही कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े जैसे प्रगतिशील को चुन के भेजा था। वो वर्क नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के पास अचानक है आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे पास। सिद्धार्थ शर्मा मैं कोशिश करूंगी आप। हाँ बोलिए जल्दी से। जी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, जल्दी से अब आ रही है, जल्दी बोलिए। बहुत ही प्रगतिशील इस बार ऋषभ तिवारी फाइनल कमेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिद्धार्थ। ऋषभ तिवारी फाइनल कमेंट। ऋषभ तिवारी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था जैसे गुजरात आज एक पूरे देश में दूध और डेयरी के लिए हब सा माना जाता है, उसी तरह हम चाहते हैं कर्नाटक भी अमूल के तरह हब माना जाए। इस देश में कर्नाटक का भी बड़ा योगदान हो। इस पॉजिटिव पॉइंट से हमने ये कहा और जिस तरीके का इस तरह वातावरण क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, कितनी भी कोशिश कर ले कर्नाटक की जनता भाजपा के साथ ही है और रहेगी। डंके की चोट पे कहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम मेहमान हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ इंडिया 24/7 को आप सभी ने टाइम दिया, लेकिन वक्त हो चला है ब्रेक का। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हमारे पास विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम में नितिन गडकरी कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कहने बट जल्दी से आपको सुनवाते हैं। कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी। 19वीं सदी जब आई तब यूनियन जैक अंग्रेजों का सब जगह फहरने लगा। 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनकर वर्ल्ड के सामने आई और 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मुझे इस बात की पूरा कल्पना भी है और विश्वास भी है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और संस्कार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। तीनों ही बड़ी पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी जिनके अंदरूनी कलह से बीजेपी परेशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो अपने अंदरूनी कलह को मिटाने और आगे बढ़ने की प्रयासरत में है, दूसरी तरफ तीसरी बड़ी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी है वो क्या कर पाएगी ये देखने लायक होगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का।